माँ जी घर में खाने को कुछ नहीं है। 2 दिन से हमारे पूरे परिवार ने कुछ नहीं खाया। इस कपकपाती ठंड में मेरे दोनों बच्चों को शहर गए हुए 2 महीने हो गए। पता नहीं उन्हें काम मिला या नहीं। आखिर और कितना हमें उनकी सैलरी के लिए इंतजार करना पड़ेगा। माँ जी मैंने सोच लिया है, अब मैं खुद काम करूंगी इस ठंड में। आशा विशाखा अपनी झोपड़ी में बैठे थे और इसी सोच में डूबे थे कि कैसे वो लोग अपना पेट भरें, और तभी विशाखा का बेटा खाने की जिद करने लगता है। माँ ठंड के साथ भूख लग रही है और चक्कर भी आ रही है। बेटा बस एक रात और भूखे पेट सो जाओ, कल मैं कोई काम जरूर देखूंगी और तुम्हें भरपेट खाना खिलाऊंगी। विशाखा अपने बेटे को भूखे पेट सोने के लिए कहती है, पर 2 दिनों से भूखे रहने की वजह से गोलू बेहोश हो जाता है और अपने बच्चे की हालत देख विशाखा और निकिता डर जाते हैं। ये क्या हो गया मेरे बेटे को? लगता है मुझे इस ठंड में भीख मांगकर ही अपने बेटे का पेट भरना पड़ेगा। ऐसे तो मेरा बेटा मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा। बहू तुम दोनों जाकर खाने का इंतजाम करो, मैं यहाँ गोलू की देखभाल कर लूंगी। विशाखा और निकिता खाने की तलाश में ठंड में कांपते हुए लोगों के घर घर जाते हैं, तो कभी कूड़े में खाना ढूंढते हैं। कैसी मुसीबत आ पड़ी है हमारे ऊपर। हमें कूड़े में भी खाना नहीं मिल रहा और कोई घर का दरवाजा भी नहीं खोल रहा। हम किसी से मदद मांगे। एक बार और मैं किसी का दरवाजा पीट कर देखती हूँ, क्या पता कोई हमारी मदद कर दे। इतना बोलकर विशाखा और निकिता अलग अलग घर के दरवाजे पीटती हैं और दरवाजा खोलने पर खाने की भीख मांगती हैं। बहन प्लीज हमें थोड़ा सा खाना दे दो, और पैसे भी। मेरा बच्चा बेहोश हो गया है, हम 2 दिन से भूखे हैं। अरे बहन हम तो खुद गरीब हैं, अगर हम अपना खाना तुम्हें दे देंगे तो हम खुद क्या खाएंगे। आरती बहन प्लीज हमारी मदद कर दो। इस पूरे गांव में कोई हमारी मदद नहीं करना चाहता। मैं जानती हूँ तुम भी गरीब हो, पर कृपया थोड़ा सा खाना दे दो और थोड़े से पैसे भी, ताकि मैं अपने बेटे की जान बचा पाऊँ। हाँ विशाखा बहन तुम फिक्र मत करो, मेरे घर में 2 दिन का राशन रखा है। 1 दिन का राशन तुम रख लो और ये 500 रुपए भी। मैंने सोचा था मैं अपने बच्चों के लिए कपड़े और घर का कुछ जरूरी सामान लेकर आऊंगी, पर मुझे लगता है कि इस समय तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। भले ही हम एक दूसरे से बात नहीं करते, पर है तो हम एक ही गांव की। आरती तुम बहुत अच्छी हो, अब से हम दोस्त हैं और एक दिन मैं तुम्हारा यह एहसान जरूर चुकाऊंगी, और जब भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो मुझे जरूर याद करना। विशाखा आरती से मदद लेकर अपने घर जाती है और अपने भूखे परिवार को खाना खिलाती है और उस पैसे से अपने बेटे की दवाई लेकर आती है और खुद अगले दिन मजदूरी के लिए निकल जाती है। बड़ी मुश्किल से उसे मजदूरी का काम मिल जाता है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन विशाखा का पति अरुण उन्हें लेने के लिए आ जाता है। मैं जानता हूं मेरे जाने के बाद आप लोगों ने बहुत गरीबी झेली है इस ठंड में, पर अब समय आ गया है अच्छी जिंदगी जीने का। अब से हम शहर में रहेंगे और हम दोनों भाई ने अपना खुद का बिजनेस डाला है। हमारा बिजनेस भी अच्छा चल रहा है। बहन तुम्हारे अच्छे दिन आ गए हैं, अब तुम आराम से शहर जाओ। आरती बहन हम शहर तो जा रही हैं, पर हम एक दिन यहाँ जरूर आएंगे, और जब भी तुम्हें हमारी मदद की जरूरत हो तो हमें जरूर याद करना। हम कभी भी तुम्हारी मदद करने से पीछे नहीं हटेंगे। एक दिन मदद करने पर निकिता और विशाखा आरती की दोस्त बन जाती हैं, पर जब विशाखा और निकिता की आर्थिक स्थिति सुधर चुकी थी इसलिए वो शहर चले जाते हैं। समय यूं ही बीतता है, पर बीतते समय के साथ आरती के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटने लगता है। ऐसे ही एक दिन जब आरती के ससुर मजदूरी कर रहे होते हैं तो वो 10 मंजिले छत से नीचे गिर जाते हैं और उसी वक्त उनकी मौत हो जाती है। नहीं, हम मुझ बुढ़िया को अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। आपने तो कहा था कि हम जीवन साथी हैं, आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए। इस ठंड में बिना आपके मैं कैसे रहूंगी। माँ खुद को संभालो, अब पापा कभी नहीं आएंगे। अब हमें खुद ही पिंकी की शादी करनी है, घर संभालना है। माँ भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, खुद को संभालिए। पूरा परिवार शांति को चुप करवा ही रहा होता है कि तभी शांति बेहोश हो जाती है और डॉक्टर के पास ले जाने पर पता चलता है कि शांति विकलांग हो चुकी है, जिसके बाद घर की सारी जिम्मेदारी अकेले विनीत के कंधों पर आ जाती है। आरती ये लो मेरी इस महीने की सैलरी। पापा तो अब रहे नहीं, तुम्हें इन 10,000 से ही घर चलाना होगा। पर ठंड का समय है, घर में न रजाई है और न ही पहनने के लिए स्वेटर, और माँ जी की दवाई ही 5,000 रुपए में आएगी। फिर पिंकी की शादी भी तो सर पर आ रही है और हमारी परी की स्कूल की फीस भी तो भरनी है। इन पैसों से कैसे घर चलेगा।
भाभी, मैं इस साल शादी नहीं करूंगी। आप लोग ये रिश्ता तोड़ दीजिए। और मैं तो कहती हूँ, जब तक हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो जाती, तुम परी को स्कूल भेजना भी बंद कर दो। गरीब परिवार के पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए पिंकी अपनी शादी की तारीख खुद आगे बढ़वा देती है और परी की पढ़ाई छूट जाती है। पर फिर भी घर चला पाना मुश्किल होता है और इसी बीच विनीत की नौकरी भी चली जाती है। क्या हुआ? आज आप इतनी दुखी क्यों हैं और इतनी जल्दी घर कैसे आ गई? आरती, इस ठंड ने मुझसे मेरी नौकरी भी छीन ली। तुम तो जानती हो ठंड में काम नहीं कर पाता, इसलिए मालिक ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा अब मैं घर कैसे चलाऊंगा। घर में तो राशन भी खत्म है। अब हम लोग क्या करेंगे? कैसे जिंदगी काटेंगे इस ठंड में? भाभी, आपको याद है 2 साल पहले आपने उन गरीब निकिता और विशाखा की मदद की थी? आप उनसे मदद क्यों नहीं ले लेती? अब तो आपकी वो दोनों दोस्त अमीर हो चुकी है। कैसे मदद मांगो उनसे? वो अब यहाँ नहीं रहते। पर हाँ, सरपंच जी के पास उनका नंबर होगा। मैं अभी सरपंच जी से बात करके आती हूँ। आरती सरपंच जी से नंबर मांगने जाती है, पर सरपंच उसकी मदद करने से मना कर देता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और घर का सारा राशन खत्म हो जाता है और एक रात पूरा परिवार भूख से तड़प रहा होता है और सुबह होने का इंतजार कर रहा होता है। तभी आरती को विशाखा और निकिता की आवाज सुनाई देती है और वो घर के बाहर जाती है, जहां आरती अपनी अमीर दोस्तों को मजदूरों से बात करते देख रही होती है। भैया, यही है वो घर। कल से आपको यही काम शुरू करना है। अब हमने सोच लिया है कि हम दोनों देवरानी जिठानी अपनी पूरी परिवार के साथ अपने इसी गांव में रहेंगे। विशाखा, निकिता, तुम दोनों आ गई। आरती, तुम रो क्यों रही हो और इतनी ठंड में बाहर क्या कर रही हो? हम तुम्हारे घर चलते हैं। वैसे भी हमें एक घर की जरूरत है। तुम अपनी अमीर सहेलियों को अपने घर में जगह दोगी ना? मैं तुम्हें अपने घर में जगह तो दे सकती हूँ, पर अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। रोते हुए आरती अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में विशाखा और निकिता को बताती है। अब दोनों सहेलियां उनके घर में जाती हैं और उसकी हालत देख उन्हें अपने पुराने दिन याद आते हैं और अगली सुबह होते ही दोनों दोस्त बिना परिवार वालों को बताए बाजार जाती हैं और एक ट्रक में राशन का सामान भर कर लाती हैं। भैया, ये आटा और चावल लाइन से घर में रखना। पूरे साल भर का राशन है, एक भी कट्टा फटना नहीं चाहिए। आरती, भैया जी को रसोई दिखा दो। और भैया, रसोई में सिर्फ 1 महीने का राशन रखना, बाकी का राशन आप हमारे छोटे से घर में रख दो। हम इस साल घर नहीं बनवाएंगे, अब घर अगले साल बनेगा। वैसे भी इस साल बहुत ठंड है। निकिता और विशाखा के कहने पर सभी मजदूर एक एक करके आरती के घर में महीने भर का राशन भरते हैं। आटे का कट्टा, चावल का कट्टा, तरह तरह की दालें, तेल, मसाले, घी, उस राशन में सब मौजूद था। मैं जानता हूँ आप दोनों आरती की अमीर सहेलियां हैं, पर आप लोगों को हमारे लिए साल भर का राशन नहीं लाना चाहिए था। हम आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं चुका पाएंगे। हमने कोई एहसान नहीं किया है। एहसान तो उस दिन आरती ने हम पर किया था। अगर आरती ना होती तो मेरा बच्चा भी ना जीता और ना ही आज हम दोनों इतने अमीर होते। हमने तो बस अपनी दोस्ती का फर्ज निभाया है। हाँ, और ये सारी बातें तो हम करते ही रहेंगे। आरती, पहले तुम रसोई में जाओ और देखो मैंने सारा राशन का सामान तुम्हारी रसोई में कितने अच्छे से सजाया है। ये देखो, चूल्हे के पास ही सारे नमक, चीनी, मसाले के डिब्बे रखे हैं। कट्टे में आटा, चावल और ये सरसों का तेल और ये रिफाइंड है। वैसे मैंने सारा सामान रखवा दिया है। अगर अब भी कुछ कमी है तो बता दो, मैं वो मंगवा दूंगी। इस तरह विशाखा और निकिता अपनी गरीब सहेली के घर में साल भर का राशन रखवाती है और उसकी मदद करती है और साथ ही साथ अपना घर का काम रोक कर विनीत को अपने पति के पास शहर भेजती है, जहां विनीत भी उनके पतियों के साथ काम करता है और वो दोनों दोस्त पास ही में एक नया बनाया मकान लेकर रहती हैं। और जब भी आरती को अपनी अमीर सहेलियों की जरूरत पड़ती, वो बिना बोले अपनी गरीब सहेली की मदद करने के लिए आ जाती है। बचाओ मुझे, बचाओ, ये भालू मुझे मार देगा। तारा, अनीता, कहाँ हो सब लोग? जल्दी से कोई मेरी मदद करो। कहाँ जाऊँ मैं? ये भालू अचानक हमारे घर में कैसे आ गया? कोई तो बचाओ मुझे। आखिरकार एक जंगली जानवर भालू क्यों इस तरह एकता के पीछे पड़ गया? किस तरह ये जंगली जानवर भालू इन इंसानों के घर में घुस आया था और क्या एकता इस भालू से बच पाएगी? इसे जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ना होगा। सुनील जी, हम लोग इस तरह रात में जंगल में क्यों जा रहे हैं? क्या यहाँ से कोई शॉर्टकट आता है हमारे ससुराल के लिए? मेरी मानिए तो हम इस शॉर्टकट से नहीं चलते हैं। देखिए ना, बाहर कितना अंधेरा हो गया है और तो और कितने सारे जंगली जानवरों की भी आवाज आ रही है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ऊपर से यहाँ तो मुझे काफी ज्यादा ठंड लग रही है। शहर में भी इतनी ठंड नहीं है जितनी इस जंगल में है। अगर डर लग रहा है तो अपना ये डर जल्द से जल्द खत्म कर लो, क्योंकि हम सबको अब इस जंगल में ही रहना है।
तुम्हारा ससुराल किसी शहर में नहीं बल्कि इस जंगल में बना है। क्या कहा आपने? जंगल में ससुराल? भला कोई जंगल में कैसे रह सकता है? जैसे हम रहते हैं बहू, परेशान मत हो, हमें कोई घास फूस की झोपड़ी या लकड़ी के घर में नहीं रहते हैं। तुम्हारा ससुराल बहुत बड़ा, सुंदर और अमीर है। जब अपने ससुराल को देखोगी ना तो सहारे जंगल को भूल जाओगी। सुरेखा अपनी नई नवेली 10 बहुओं के साथ थोड़ी देर में घर पहुंच जाती है। सभी बहुएं जैसे ही गाड़ियों से उतरकर अपने उस अमीर ससुराल को देखती हैं तो देखती की देखती रह जाती हैं। माँ जी, आपने तो बिल्कुल सही कहा था। हमारा ससुराल तो सच में एक अमीर ससुराल है। ये कितना बड़ा और शानदार है। लेकिन माँ जी, आप घर तो शहर में भी बना सकती थी ना, तो आपने इस जंगल में ये घर क्यों बनाया है? भला इस तरह जंगल में कोई कैसे रह सकता है? ये घर हमने नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों ने बनाया है। शुरुआत से ये घर यहीं पर था। धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ यहाँ आसपास पेड़ों की तादाद बढ़ती रही और देखते ही देखते कुछ सालों में ये सारी जगह इस जंगल में बदल गई। ये हमारा पुश्तैनी मकान है, इसलिए हम इसे बेचते नहीं है और इसी में रहते हैं। जंगल में होकर भी यहाँ पर सारी चीजों की सुख सुविधाएं हैं। तुम सभी को यहाँ रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अपनी सास की बात को सुनकर सभी बहुएं राहत की सांस लेती हैं, जिसके बाद अब सुरेखा एक एक कर अपनी 10 बहुओं का गृह प्रवेश करती है और सभी बहुएं अपने अपने पतियों के साथ कमरे में चली जाती हैं। अरे शिल्पा, तुम इस तरह खिड़की पर क्यों खड़ी हो? मैं चांद को देख रही हूँ। पता है साहिल, शहर में रहकर मैंने कई बार अपने कमरे की खिड़की से इस खूबसूरत चांद को देखने की कोशिश करी, लेकिन कभी दिखा ही नहीं। लेकिन अब देखो, अपने इस जंगल की ससुराल सी खिड़की से मैं कितने आराम से इस चांद को देख पा रही हूँ। यहाँ पर आसपास कितनी शांति है ना। ये जगह सच में मुझे काफी पसंद आई। सभी बहुओं को जंगल में अपना अमीर ससुराल काफी ज्यादा पसंद था, क्योंकि उन्हें जंगल में रहकर भी सारी चीज उपलब्ध थी। पर क्या उनकी ये खुशी ज्यादा समय तक टिक पाएगी या उनकी जिंदगी में कोई नई परेशानी आएगी? कल रात से मेरी ड्रेसिंग टेबल के पीछे से अजीब सी आवाज आ रही है, लेकिन है किस चीज की? कोमल जैसे ही अपना ड्रेसिंग टेबल हटाती है तो उसे उसके पीछे सांप का बच्चा दिखता है, जिसे देख कोमल बहुत बुरी तरह से चिल्लाती है। सांप! मेरे कमरे में सांप है, कोई बचाओ मुझे, ये मुझे काट लेगा। कोमल के चिल्लाने की आवाज को सुनकर सभी बहुएं और सुरेखा भागी भागी कोमल के कमरे में आती हैं। अरे क्या हुआ कोमल बहू, तो इस तरह चिल्लाई क्यों? माँ जी देखो ना, मेरी ड्रेसिंग टेबल के पीछे सांप का बच्चा है। तू सांप के बच्चे को देखकर इस तरह चिल्लाई? मुझे तो लगा कि तूने कमरे में एनाकोंडा ही देख लिया है। ये तो छोटा सा सांप का बच्चा है, ये क्या ही काटेगा तुझे। मैं अभी नौकर को बोलकर सांप का बच्चा बाहर फेंकवा देती हूँ। सुरेखा नौकर को बुलाती है और नौकर उस सांप के बच्चे को ले जाकर बाहर जंगल में छोड़ देता है। सभी बहू को लगता है कि शायद मुसीबत उनके सिर से टल चुकी थी, लेकिन उन्हें क्या पता था, ये तो बस अभी शुरुआत थी। जंगल में घर होने की वजह से आए दिन कभी उनके कमरे में अंदर बंदर घुस आते तो कभी उनके घर के आसपास जंगली शेर चक्कर लगाते, लेकिन इस सब के बावजूद भी वो सभी बहुएं वहां रहती हैं। अरे ये क्या, गैस तो खत्म हो गई है। सुनो, गोदाम से जाकर नए सिलेंडर लेकर आ जाओ। सिलेंडर तो खत्म हो गया है और अब नया सिलेंडर आने में कम से कम 1 दिन तो लगेगा। अब शहर तो है नहीं कि ऑर्डर करा और कुछ देर में सिलेंडर आ गया। अब जब मैं कल सुबह शहर जाऊंगा तभी नया सिलेंडर आ पाएगा। अब हम क्या करें, बिना सिलेंडर के खाना कैसे बनाएं? अरे पूनम, इतना परेशान क्यों हो रही हो? मेरे पास एक बहुत अच्छा जुगाड़ है। भावना उस नौकर के हाथ से कुछ लकड़ियां मंगवाती है, वहीं उन्हें छत से कुछ ईंट भी मिल जाती हैं और भावना पूनम मिलकर ईंट और लकड़ी की मदद से एक देसी चूल्हा तैयार करती हैं, जिस पर वो खाना बनाती है। हमारा जुगाड़ कितना अच्छा था, ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और आसानी से खाना भी बन गया। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन ये क्या हो गया इन हीटर कनेक्शन को? लगता है कनेक्शन टूट गया है, तभी तो किसी भी कमरे का हीटर नहीं चल रहा। अब इस ठंड में बिना हीटर के गुजारा कैसे होगा? हीटर सही करने वाला भी 2 घंटे से पहले नहीं आ पाएगा और 2 घंटे में तो मेरी कुल्फी जम जाएगी। बूढ़ी सास सुरेखा बिना हीटर के इस ठंड में परेशान हो रही थी कि तभी शिल्पा एक बड़े से तसले में कुछ कोयला जलाकर लेकर आती है। ये लीजिए माँ जी, देसी हीटर, इस पर आप आराम से हाथ पैर सेक सकती हैं। लेकिन बहू, ये आया कहाँ से? माँ जी, उस दिन हमने देसी चूल्हे पर खाना बनाया था ना, तो उन कुछ जली हुई लकड़ी का कोयला बच गया था, तो वही जलाकर मैं ले आई। अब जब तक हीटर सही नहीं होता तब तक यही हमें ठंड से बचाएगा। जंगल में रहकर भी अपने अमीर ससुराल में आए दिन वो सभी बहुएं कुछ न कुछ छोटे मोटे जुगाड़ करती। कभी पानी खत्म हो जाने पर वो पास की नदी से पानी ले आती, तो कभी आसपास की जगह से जंगल के फल लाकर खाती। मुझे तो लगा था कि आज तो मैं नहा ही नहीं पाऊंगी। इस जंगल में रहने के कितने नुकसान है ना। सबसे ज्यादा नुकसान तो मुझे यहाँ पानी का लगता है, कभी आता है तो कभी नहीं। न जाने माँ जी ने शहर से लेकर यहाँ तक कैसे पानी का कनेक्शन करवाया है।
वो तो अच्छा हुआ हमारे ससुराल के थोड़ी दूर पर ही नदी बनी है तो हम पानी ले आते हैं। लेकिन वहां पर भी हमें सोच समझ कर जाना होगा। इस जंगल में ढेर सारे जंगली जानवर है ना, जाने कब कौन सा जानवर हम पर हमला कर दे। वो तो अच्छा हुआ कि अब हम सब अपनी खिड़कियां बंद रखते हैं, इसलिए कोई बंदर लंगूर हमारे कमरे में नहीं आ पाता। सभी बहुएं बैठकर हॉल में बात कर रही होती हैं। वहीं एकता अपने कमरे में तैयार हो रही थी। आज एकता अपने कमरे की खिड़कियां बंद करना भूल गई थी, जिसके चलते पेड़ के सहारे चढ़कर एक जंगली भालू एकता के कमरे में घुस आता है, जिसे देख एकता काफी डर जाती है। हे भगवान, ये जंगली भालू मेरे कमरे में कैसे आ गया? ये तो बहुत खतरनाक लग रहा है और मुझे इस तरह क्यों देख रहा है? कहीं ये मुझे खा तो नहीं जाएगा? भागो यहाँ से। एकता को भागता देख वो जंगली भालू भी एकता के पीछे भागने लगता है। अरे ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया, कहाँ जाऊं मैं? कोई है, मदद करो मेरी, ये जंगली भालू मेरे पीछे पड़ गया है। एकता भागते हुए एक कमरे में चली जाती है और फौरन दरवाजा बंद कर लेती है। वहीं भालू कमरे के बाहर खड़ा होकर दरवाजा खटखटाने लगता है। एकता के चिल्लाने की आवाज को सुनकर सभी लोग जैसे ही ऊपर की तरफ आते हैं तो उस भालू को देखकर काफी डर जाते हैं। ये भालू तो बहुत ताकतवर लग रहा है, कहीं उसने दरवाजा तोड़ दिया तो? मैं एकता, मैं आ रहा हूँ। रुक जाइए, जोश जोश में होश मत खोइए। देख नहीं रहे हैं वो भालू कितना खतरनाक है? हमें समझदारी से काम लेना होगा। तारा माया भागते हुए किचन में जाते हैं और एक कपड़े पर केरोसिन डालकर उसे जलाकर उसे भालू के पास ले जाने लगते हैं, जिसे देख भालू काफी डर जाता है और जिस खिड़की से वो आया था उसी खिड़की से भाग जाता है। तभी सभी लोग जल्दी से एकता से दरवाजा खुलवाते हैं। एकता काफी ज्यादा घबराई हुई थी, जिसके चलते सभी उसे संभालते हैं। मुझे तो लगा कि आज मेरा दुनिया में आखिरी दिन है। तुम लोगों ने देखा ना वो भालू कितना खतरनाक था? अगर वो मुझे मार देता तो? एकता, वो भालू चला गया है और हमने खिड़की भी बंद कर दी है, वो वापस नहीं आएगा। लेकिन कब तक नहीं आएगा? आज एक छोटी सी लापरवाही से एकता की जान को कितना बड़ा खतरा था। अगर एकता को कुछ हो जाता तो? राजीव बिल्कुल ठीक कह रहा है। इस जंगल में रहना अब हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। पता है हमारे घर के आसपास रात में कितने सारे जंगली जानवर घूमते रहते हैं। कभी इमरजेंसी में हमें रात में कहीं जाना पड़ गया तो हम लोग क्या करेंगे? मेरी मानिए तो हम लोग यहाँ से शहर चलते हैं। तुम लोग सही कह रहे हो। पूर्वजों के मकान के चलते मैं हमेशा यहीं रही और कई बार अपनी जान को खतरे में भी डाला, लेकिन अब मैं अपनी बहू और बेटों की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकती। हम कल ही यहाँ से चले जाएंगे। अगले दिन सभी बहुएं, उनके पति, सास, नौकर सभी सामान लेकर शहर चले जाते हैं और अब वो सब शहर में ही रहने लगते हैं। वहीं कभी कभार छुट्टियों में ही वो लोग अपने जंगल के पुश्तैनी घर में आया करते थे और सिर्फ कुछ दिन रहकर वापस अपने शहर वाले घर चले जाते हैं।